बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बीज प्रसुप्ति और उसके कारणों की व्याख्या की थी। इस लेक्चर में सीड डोरमेंसी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम बीज प्रसुप्ति को दूर करने के कारक और बीज प्रसुप्ति के महत्व का अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बीज प्रसुप्ति दूर करने की विधियां। ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम बीज प्रसुप्ति को दूर करके बीज के अंकुरण को प्रेरित कर सकते हैं। विधियां कोई भी हो सकती है, प्राकृतिक विधियां हो सकती है, कृत्रिम विधियां हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो बीजों में प्रसुप्ति के लिए उत्तरदायी कारकों को दूर करते हुए बीजांकुरण को प्रेरित किया जा सकता है। यह अंकुरण बीजचोल उपचार द्वारा प्रकाश व तापमान संबंधी आवश्यकताएं प्रदान करके किया जा सकता है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? जो भी कारक बीजों की प्रसुप्ति के लिए उत्तरदायी है, अगर उन कारकों को हम हटा देंगे, दूर कर देंगे, तो हम बीजांकुरण को प्रेरित कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं हम? ये कई तरीके हो सकते हैं इसके। बीज चोल का उपचार के द्वारा हम प्रसुप्ति दूर कर सकते हैं। प्रकाश और तापमान संबंधी आवश्यकताएं जो है वो प्रदान करके बीज प्रसुप्ति को दूर किया जा सकता है। तो एक करके हम इनको टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्या है? बीज चोल उपचार। वे बीज जो कठोर बीजावरण की उपस्थिति द्वारा प्रसुप्ति प्रकट करते हैं, इनमें बीज चोल को उपचारित करते हुए प्रसुप्ति समाप्त की जा सकती है। कई बीज होते हैं जिनमें कि जो बीज चोल होता है, बीजावरण होता है, बहुत मोटा होता है। इसकी वजह से जो है बीजांकुरण नहीं हो पाता है। तो बीज चोल के उपचार के द्वारा हम ऐसी कंडीशंस ला सकते हैं कि जिससे कि जो बीज है वो आसानी से अंकुरित हो जाए। तो बच्चों, दो प्रकार हैं इसके। ठीक है, एक तो है मैकेनिकल मेथड, यांत्रिक विधि, और एक है केमिकल मेथड, रासायनिक विधि। ठीक है, केमिकल जो मेथड है वो क्या होता है बच्चों? इस विधि के अंतर्गत बीजों के कठोर बीज चोल को सावधानी पूर्वक चाकू यानी नाइफ की सहायता से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, अथवा इन्हें उचित आधार पर रगड़कर अपेक्षाकृत पतला किया जा सकता है तथा बीज में पर्याप्त पारगम्यता को विकसित किया जा सकता है। मान लीजिए कोई बीज है, उसका जो बीज चोल है कठोर है, तो या तो आप सिंपल करिए कि चाकू से उसको सावधानी पूर्वक उस बीज चोल को हटा दीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं हम, जो बीज है उसको किसी उचित सतह पर जो है रगड़ दीजिए, ताकि उस जो बीज चोल है उसकी जो मोटाई है वो थोड़ी कम हो जाए। इन दोनों प्रक्रिया के द्वारा कि आपने बीज चोल को हटा ही दिया या फिर पतला कर दिया, इसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये है, हटा देंगे या फिर पतला कर देंगे, इसके द्वारा जो है O2 और H2 के लिए जो पारगम्यता है वो बढ़ जाएगी। पारगम्यता बढ़ गई तो उसकी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, बीज के अंदर की फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी होना, और वो जो बीज है वो अंकुरण दर्शाने लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है बच्चों रासायनिक विधि। अपारगम्यता के लिए उत्तरदायी कारकों को बीज चोल की सतह से इन कारकों को निष्कासित करने के लिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन बीजों को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में रखा जाता है तथा सुबेरिन व अन्य कारक जो है वसीय पदार्थ सतह से पृथक कर दिए जाते हैं। बहुत आसान है बच्चों, जिसका भी
बीज चोल कठोर है, मोटा है, उन बीजों को क्या करिए आप जो है तनु सल्फ्यूरिक एसिड का जो है सॉल्यूशन है उसमें डाल दीजिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होगा, जो बीज चोल पर उपस्थित जो सुबेरिन है या अन्य जो फैटी जो मटेरियल है, वसीय पदार्थ है, वो उस बीज चोल से हट जाएंगे। ठीक है, ये वही पदार्थ हैं सुबेरिन और वसीय पदार्थ जिनकी वजह से पारगम्यता बाधित हो रही थी। अगर इन पदार्थों को हटा दिया जाए तो उनकी पारगम्यता पुनः स्थापित हो जाएगी और आसानी से जो है बीज का अंकुरण हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्या पढ़ा हमने, बीज चोल उपचार दो विधियों के द्वारा, यांत्रिक अथवा रासायनिक। दूसरा पढ़ते हैं, वृद्धि संदमकों को दूर करना। पिछले लेक्चर पे हमने देखा था बच्चों, कई प्रकार के वृद्धि संदमक पदार्थ होते हैं, एब्सिसिक एसिड हो गया, काउमेरिन हो गया, फेरुलिक एसिड हो गया जो टमाटर में पाया जाता है। अगर ऐसे पदार्थों को जो है वृद्धि संदमक है उनको दूर कर दिया जाए तो भी हम बीजांकुरण को प्रेरित करवा सकते हैं। पढ़ते हैं इसको, वे बीज जिनमें वृद्धि संदमकों की उपस्थिति के कारण प्रसुप्ति पाई जाती है उनमें वृद्धि प्रेरकों के प्रयोग द्वारा प्रसुप्ति को समाप्त करके अंकुरण को प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट है किसी बीज में अधिक मात्रा में, तो ऑब्वियसली वो जो है सीड डोरमेंसी को प्रेरित करेगा। लेकिन आप कृत्रिम रूप से यदि उसको जिब्रेलिन की उच्च मात्रा प्रदान कर दें तो जो जिब्रेलिन है वो डोमिनेंट हो जाएगा किस पे, एब्सिसिक एसिड पे, और जिब्रेलिन के इफेक्ट के द्वारा जो है बीज प्रसुप्ति को जो है समाप्त किया जा सकता है। अगर मान लीजिए एब्सिसिक एसिड की वजह से सीड डोरमेंसी को शो कर रहा है तो आप उसमें जिब्रेलिन एसिड डाल दीजिए, उसकी उच्च मात्रा प्रदान कर दीजिए, तो जिब्रेलिन की अधिक सांद्रता के कारण जो है एब्सिसिक एसिड जो है एक तरह से अपना उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा और जो बीज है वो प्रसुप्ति को समाप्त करके अंकुरण को दर्शाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनेक प्राकृतिक विधियों द्वारा भी वृद्धि संदमक पदार्थ जो है निष्कासित किए जा सकते हैं। अब कैसे, वर्षा जल द्वारा बीज की सतह पर उपस्थित वृद्धि संदमक जो है निष्कासित हो जाते हैं। लगातार बारिश हो रही है, भारी बारिश होती है, तो जो बीज की बाह्य सतह है उस पर उपस्थित जो वृद्धि संदमक पदार्थ है वो निष्कासित हो जाएंगे और सीड डोरमेंसी जो है ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा क्या है, विस्कम और जो फाइकस जैसे कुछ जो पादप है उनके जो फल होते हैं बच्चों, वो पक्षियों के द्वारा भोज्य पदार्थों के रूप में उपयोग लिए जाते हैं। ठीक है, अब जो है यह अपचित बीजों को अपशिष्ट उत्पादों के माध्यम से निष्कासित कर देते हैं। ठीक है, तो ये पक्षी जो है ये फल खाने के बाद में जो बीज है उनको अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निष्कासित कर देते हैं। किंतु इस प्रक्रिया द्वारा वृद्धि संदमक पदार्थ भी जो है उन पक्षियों में पाए जाने वाले विभिन्न केमिकल्स जो है उनके द्वारा समाप्त हो जाते हैं और जो वृद्धि संदमक होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वृद्धि संदमकों का निष्कासन प्रसुप्ति को समाप्त करके अनुकूल परिस्थितियों में बीजांकुरण को प्रेरित करता है। ठीक है, तीन चीज़ें पढ़ी बच्चों हमने। एक तो पढ़ा हमने कि जिब्रेलिन जो है उसकी हाई कंसंट्रेशन को दे दिया जाए, बीजों को उससे उपचारित किया जाए। दूसरा है प्राकृतिक वर्षा जल के द्वारा ऑटोमेटिक जो है वृद्धि संदमक पदार्थ जो है बीज की बाह्य सतह से अलग हो जाएंगे। और तीसरा है पक्षियों के द्वारा जो फल ग्रहण किए जाते हैं तो जो विष्ठा के रूप में जो बीज को ये निकालते हैं तो जो बीज होते हैं उनकी जो बाह्य जो परत होती है वहाँ से वो जो वृद्धि संदमक पदार्थ जो है ऑटोमेटिक निष्कासित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगला पढ़ते हैं हम तापीय आवश्यकताएं प्रदान करना। ठीक है, बीजों में तापमान संबंधी प्रसुप्ति के लिए इन्हें निम्न तापक्रम उपचार द्वारा अंकुरण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, बीजों को ऑक्सीजन युक्त वातावरण में 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर
रखकर शीतल उपचार प्रदान किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिलिंग ट्रीटमेंट। और जो ये प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, आपने पढ़ा होगा, बसंतीकरण अथवा बर्नेलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चिलिंग ट्रीटमेंट ऑफ द सीड्स और कॉल्ड बर्नेलाइजेशन। बर्नेलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कि बीजों को निम्न तापक्रम पर अर्थात 0 से 4 डिग्री तापमान पर और ऑक्सीजन युक्त वातावरण में अगर आप उनको रख देंगे, चिलिंग ट्रीटमेंट दे देंगे, तो जो बीज है वो अंकुरण दर्शाएंगे, अर्थात उनकी प्रसुप्ति दूर हो जाएंगी चिलिंग ट्रीटमेंट के द्वारा। ठीक है, यह बीजों में प्रसुप्ति समाप्त करके अंकुरण को प्रेरित करता है तथा तीव्र वृद्धि भी प्रेरित करते हुए अनेक लाभ प्रदान करता है। ठीक बच्चों, ये हो गया। नेक्स्ट है उच्च O2 सांद्रता प्रदान करके। उच्च O2 सांद्रता प्रदान करके कुछ पादपों, जैसे आपने पढ़ा था ज़ैंथियम, उसमें फल में सुरक्षित बीजों में भिन्न भिन्न स्थिति पाई जाती है। इनकी स्थिति तथा सुरक्षात्मक परतें उच्च O2 सांद्रता उपलब्ध होने पर अंकुरण को प्रेरित करती है। अतः इनमें प्रसुप्ति समाप्त करने के लिए अनुकूल परिस्थितियों में उच्च O2 सांद्रता अगर प्रदान करेंगे तो बीज के अंकुरण को प्रेरित किया जा सकता है। ज़ैंथियम का उदाहरण बच्चों याद रखो, इसमें ज़ैंथियम का उदाहरण है, ज़ैंथियम के जो बीज होते हैं उनको अंकुरण के लिए उच्च ऑक्सीजन सांद्रता चाहिए। अगर इनको अनुकूल वातावरण में उच्च O2 सांद्रता दी जाए तो अवश्य ही ये बीजांकुरण दर्शाएंगे। लास्ट है प्रकाश आवश्यकताएं प्रदान करके। आपने पढ़ा था बच्चों पिछले लेक्चर में फोटोब्लास्टिक सीड्स। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के थे। तो क्या बोल रहे हैं ये, फोटोब्लास्टिक सीड जिन्हें अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, इन्हें सामान्य प्रकाश की तीव्रता में अनुकूलतम परिस्थितियों में अंकुरण के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ठीक है, इन्हें मुख्यतः दृश्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ कुछ पादप है जैसे ल्यूबिडियम वगैरह, उसके जो बीज होते हैं लाल प्रकाश के अवशोषण पर ही बीज को अंकुरण दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, प्रकाश आवश्यकताएं प्रदान करके। मान लीजिए वो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड है तो आप उसको प्रकाश दीजिए तो वो अंकुरित हो जाएगा। अगर मान लो वो नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड है तो आप उसको प्रकाश मत दीजिए तो वो बीजांकुरण को दर्शाएगा। अर्थात प्रकाश संबंधी आवश्यकता है, अगर प्रकाश चाहिए तो दीजिए, नहीं चाहिए तो मत दीजिए, अलग अलग बीजों के संदर्भ में, तो वो अंकुरण दर्शाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो हमने क्या पढ़ा अभी इस लेक्चर में, स्टार्टिंग से बीज प्रसुप्ति दूर करने की विधियाँ पढ़ी हमने। ठीक है, तीन चार विधियाँ हैं इसकी। पहला है बीजचर उपचार, ठीक है, उसमें दो प्रकार हो गए, यांत्रिक और रासायनिक विधि। दूसरा हो गया इसमें वृद्धि संदर्भों को दूर करना, 2-3 पॉइंट इसके अंदर थे। थर्ड था तापीय आवश्यकताओं को पूरा करना, इसमें हमने पढ़ा था बर्नेलाइजेशन बसंतीकरण की प्रक्रिया के बारे में हल्का सा। उसके बाद में ज़ैंथियम का उदाहरण लेते हुए हमने उच्च O2 सांद्रता की बात की थी। और लास्ट हमने बात की प्रकाश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करके भी हम जो है बीजांकुरण को प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 पॉइंट है जिनकी सहायता से जो है सीड डोरमेंसी को ब्रेक किया जा सकता है। ठीक, अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं हम, बीज प्रसुप्ति का महत्व व अनुकूलन। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में बच्चों पूछ लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। बीज प्रसुप्ति का महत्व एवं अनुकूलन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका महत्व, बीजों में प्रसुप्ति के कारण इन्हें खाद्य सामग्री के रूप में उपयोग में लिया जाता है व आवश्यकता अनुसार इनका संग्रहण किया जाता है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बीज जब अंकुरित होगा तो बीज अंकुरण के समय क्या होगा, जो इसके अंदर उपस्थित स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो काम आएगा। वो किस काम आएगा, जर्मिनेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको प्रोवाइड करवाने के लिए काम आएगा। अगर बीज प्रसुप्त अवस्था में उपस्थित है तो ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें जो उपस्थित
स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो पर्याप्त मात्रा में है। तो बीज प्रस्तुति के समय जो है पर्याप्त मात्रा में इन बीजों में स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, जिसको कि हम काम में ले सकते हैं और आवश्यकता अनुसार इनका संग्रहण भी किया सकता है। तो ये महत्व है। दूसरा है, बीजों में उपस्थित प्रसुप्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में बीज तथा इसमें उपस्थित भ्रूण को नष्ट होने से सुरक्षित रखती है। बिल्कुल ठीक है। बीजों को तभी अंकुरित होना चाहिए जब उनके अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध हैं। अगर प्रतिकूल परिस्थितियां हैं और उन प्रतिकूल परिस्थितियों में बीज अंकुरण को दर्शाने का प्रयास करेगा तो निश्चित ही बीज और उसमें पाए जाने वाला जो भ्रूण है उसको नष्ट होने का खतरा ज़रूर रहेगा। ठीक है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव के लिए सीड डोरमेंसी बहुत आवश्यक है। थर्ड पॉइंट का, मरुद्भिद पादपों में प्रसुप्ति अनेक प्रकार के अनुकूलन प्रदान भी करती है। यह उच्च तापमान युक्त प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजों को सुरक्षित रखती है। बिल्कुल हमने पढ़ा। यह तीव्र वायु प्रभाव के साथ कठोर बीजचोल युक्त विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तथा यह अधो स्तर से टकराकर बीजावरण में आवश्यक परिवर्तन संपन्न करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मरुद्भिदों में बीज शुष्क परिस्थितियों में सुरक्षित रह पाते हैं। यह बरसात में बीज सतह पर उपस्थित वृद्धि संदमकों को वर्षा द्वारा निष्कासित कर देते हैं। ये सब हम अनुकूलन पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगला है, बीज सतह पर उपस्थित संदमक अन्य साधनों द्वारा निष्कासित नहीं होने तक प्रसुप्ति मिलती है। उदाहरण हमने पढ़ा था बच्चों, विस्कम एवं फाइकस के जो बीज होते हैं पक्षियों द्वारा अंतः ग्रहण करने के पश्चात वृद्धि संदमकों के निष्कासन के साथ ही अपशिष्ट उत्पादों द्वारा मुक्त कर दिए जाते हैं। बिल्कुल। यह उचित अधो स्तर, उदाहरण के लिए अन्य पादप सतह या मृदा क्षेत्र उपलब्ध होने पर अंकुरित होते हुए नया पादप का निर्माण करते हैं। ठीक। लास्ट, अधिकांश बीजों में प्रसुप्ति शुष्क वातावरणीय कारकों के प्रभाव में पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। यह बीज प्राय वर्षा ऋतु के समय ही अनुकूलतम तापमान, अनुकूलतम प्रकाश है ना आदि आवश्यकताएं उपलब्ध होने पर अंकुरित होते हैं और अपनी जो प्रसुप्ति है उसको नष्ट करके बीजांकुरण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हम इस लेक्चर का लास्ट समरी कर लेते हैं। ठीक है। बीज प्रसुप्ति को दूर करने की विधियां, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी। ठीक है। स्कैरिफिकेशन। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा था बीजचोल उपचार। स्कैरिफिकेशन बीजचोल उपचार ही है। दो प्रकार हमने पढ़े, मैकेनिकल और केमिकल। ठीक है। हैमर की सहायता से तोड़ दीजिए, नाइफ चाकू की सहायता से उसे हटा सकते हैं, या किसी कठोर सतह से उसको रगड़ के उसके बीजचोल को हम पतला कर सकते हैं। केमिकल हमने पता था कि विभिन्न केमिकल तनु सल्फ्यूरिक एसिड के प्रयोग के द्वारा जो है हम बीजचोल को हटा सकते हैं, उसको पतला कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में इम्पैक्शन, शेकिंग टू क्लियर ब्लॉकेज ऑफ ओपनिंग। ठीक है। हमने पढ़ा था बच्चों की माइक्रोपाइल जो स्थान होता है वहाँ पर कैलोस अथवा सुवेरन के निष्पीड़न होने के कारण जो है जल जो है बीज के अंदर नहीं जा पाता। तो अगर उनको अच्छी तरह से हिलाया जाए इन बीजों को, ठीक है, तो उस प्रक्रिया के द्वारा जो है उस स्थान से कैलोस और सुवेरन का निक्षेपण वगैरह थोड़ा बहुत हट सकता है और पारगम्यता अगर उपलब्ध हो जाती है तो बीज डोरमेंसी को छोड़कर अंकुरित हो सकते हैं। ठीक है। अगला है स्ट्रेटिफिकेशन, थोड़ा अलग पॉइंट है, इसको आप समझिए। स्ट्रेटिफिकेशन क्या प्रक्रिया है? लो टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अगर हम किसी बीज पर एक बार तो लो टेम्परेचर दें, उसके बाद में
हाई टेम्परेचर दें, फिर लो दें, फिर हाई दें। तो ये प्रक्रिया हाई और लो, इसको हम रिपीट करते जाएं, तो इसके द्वारा भी जो कुछ फिजियोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से ये देखा गया है कि जो सीड्स होते हैं वो अपनी डोरमेंसी को छोड़ देते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। ये एग्जाम्स में बच्चों कई बार आया होगा, इसको आप याद रखना। ठीक है। रिमूवल ऑफ इनहिबिटर्स, ठीक है, वृद्धि संदमकों को हटा करके आपने पढ़ा इसके बारे में। ट्रीटमेंट विद ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा। जिबरेलिन एसिड और साइटोकाइनिन के उपचार के द्वारा जो है आप वृद्धि को, सीड डोरमेंसी को समाप्त करके वृद्धि को प्रेरित कर सकते हैं। स्पेसिफिक लाइट कंडीशंस आपने पढ़ी, फोटोप्लास्टिक सीड्स के बारे में पढ़ा। ठीक है। प्रेशर, ये हमने नहीं पढ़ पाए, इसको हम देख लेते हैं। आप बीजों पर उचित प्रेशर डाल के, दाब आरोपित करके भी उन्हें उनकी सीड जो डोरमेंसी है उनको समाप्त कर सकते हैं और अंकुरण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देखिए, impermeability of O2 and H2O can be broken by increased pressure 2000 atmosphere। 2000 एटमॉस्फेयर के बराबर अगर दाब आप आरोपित करोगे तो जो अपारगम्यता है बीज चोल की O2 और H2O के लिए, उसको हम हटा सकते हैं। O2 and H2O इंटर एंड सीड डोरमेंसी ब्रोकन। अगर हम 2000 एटमॉस्फेयर का दाब बीज चोल पर आरोपित करेंगे तो बीज चोल की सतह पर ऐसे परिवर्तन होंगे जिसकी वजह से O2 और H2O जो है आसानी से बीज के अंदर जा पाएगी और सीड डोरमेंसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और सीड जर्मिनेशन के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक जो है अभी इसका एक लास्ट टॉपिक और है सीड डोरमेंसी में, वो हम सीड डोरमेंसी के लेक्चर 3 में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।